7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। एक हाईली इफेक्टिव आदमी कौन होता है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान वो होता है जिसका कैरेक्टर अच्छा हो, जिसके पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज हो। क्या आपकी कभी किसी रिश्तेदार या कलीग से खटपट हुई है? किसी से ये उम्मीद रखना कि वो बदले, उससे पहले आपको खुद को बदलना होगा। लेकिन उससे पहले क्या आपको लगता है आप में खुद को इम्प्रूव करने की क्वालिटी है? एक हाईली इफेक्टिव इंसान के दूसरे लोगों के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं। वो अपने परिवार, रिश्तेदारों, दोस्तों, पड़ोसियों और कलीग्स के साथ मिलजुल कर रहता है और एक अच्छा रिलेशन सालों तक चलता है। एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बना जाए, ये आप इस किताब को पढ़कर सीख सकते हैं। जो भी आपकी जॉब हो, जैसे कि अगर आप एक पेरेंट हैं, तो अपने बच्चों के साथ अपना रिलेशन और भी बेहतर बना सकते हैं। और अगर आप एक बॉस हैं, तो इस किताब से आपको ऐसे टिप्स मिल सकते हैं जिससे आप एक अच्छे लीडर बन पाएंगे। जब आपका कैरेक्टर अच्छा होता है तो लोग भी आपसे नजदीकियां बढ़ाना चाहते हैं और इसीलिए द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है। ये किताब कैरेक्टर इम्प्रूव करने में फोकस करती है। ज्यादातर किताबें आपको इस बारे में बताएंगी कि कलीग्स को दोस्त कैसे बनाएं, लोगों को खुद से इम्प्रेस कैसे कराएं, मगर 7 हैबिट्स आपको सबसे पहले एक इफेक्टिव इंसान बनाने पर फोकस करती है। अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो बेशक आप भी एक इफेक्टिव इंसान बन सकते हैं, मगर वो बस थोड़े टाइम के लिए होगा। लोगों को जल्द ही पता चल जाएगा कि आपके काम के पीछे कोई न कोई मतलब है, कोई मोटिव है। लेकिन अगर आप कैरेक्टर के अच्छे हैं तो वो लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। आप अपने आसपास के लोगों को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे और आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। लेकिन याद रखें, आपको सबसे पहले अपने अंदर से शुरू करना होगा। तो क्या आप तैयार हैं चेंज होने के लिए? क्या आज आप एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बनेंगे? हैबिट 1, प्रोएक्टिव बने। प्रोएक्टिव बनने का मतलब क्या है? साइकोलॉजिस्ट विक्टर फ्रैंकल कहते हैं, हमारे आसपास जो कुछ भी होता है हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन इस पर कैसे रिएक्ट करना है ये हमारे हाथ में है। प्रोएक्टिव बनने का मतलब होता है कि दूसरे लोग चाहे जो भी ओपिनियंस दें, हमें उससे अफेक्टेड नहीं होना है। जब लोग हमारे बारे में कुछ बुरा बोलते हैं तो कमी हमारे अंदर नहीं होती बल्कि उनमें होती है। जो नेगेटिव बातें वो आपके बारे में बोलते हैं, उससे उनके खुद के नेगेटिव व्यूज का पता चलता है कि वो दुनिया को किस नजर से देखते हैं। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये भी है कि आप किसी भी बुरी सिचुएशन से अफेक्ट ना हो, फिर चाहे मौसम खराब हो या ट्रैफिक। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी में बुरा वक्त आए या गरीबी, वो हर हाल में खुश रहेगा। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हाल में भी बगैर कोई कंप्लेन किए अपना काम करता रहेगा। प्रोएक्टिव का उल्टा रिएक्टिव होता है, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वह अपने एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। अगर उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वो खुद भी नेगेटिव बन जाते हैं। एक बार जब लेखक स्टीफन कॉवी सैक्रामेंटो में एक लेक्चर दे रहे थे, तब अचानक भीड़ में से एक औरत खड़ी हुई। वो बड़ी एक्साइटेड होकर कुछ बोल रही थी। तभी उसकी नजर लोगों पर पड़ी जो उसे घूर रहे थे। लोगों को ऐसे घूरते देखकर वो औरत वापस बैठ गई। अपना लेक्चर खत्म करने के बाद स्टीफन कॉवी उस औरत के पास गए। उन्हें मालूम पड़ा कि वो औरत दरअसल एक नर्स थी जो एक बड़े बीमार पेशेंट की फुल टाइम देखभाल कर रही थी। उसका वो पेशेंट हर टाइम उस पर चिल्लाता रहता था। उसकी नजर में वो सब कुछ गलत करती थी। उसने कभी भी उस नर्स को थैंक यू नहीं बोला था और इन सब बातों से वो औरत बड़ी दुखी रहती थी। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और उस दिन लेखक स्टीफन कॉवी के लेक्चर का सब्जेक्ट भी प्रोएक्टिविटी ही था। कॉवी एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर तुम प्रोएक्टिव हो तो कोई भी चीज तुम्हें हर्ट नहीं कर सकती। जब तक आप खुद ना चाहें, कोई भी आपको दुखी नहीं कर सकता। और यही लेक्चर सुन के वो औरत एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि रिस्पॉन्ड करना या ना करना उसके हाथ में है। उसने कॉवी को बताया, मैंने दुखी होना खुद चुना था, मगर अब मुझे रियलाइज हो गया है कि दुखी या सुखी होना मेरे हाथ में है। लेकिन अब किसी दूसरे इंसान का बिहेवियर मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब आप समझे, एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। जब भी कोई चाहे उस रिएक्टिव इंसान का मूड चेंज कर सकता है। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान वो है जिसने अपने मूड का रिमोट कंट्रोल अपने पास रखा है। और एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा इंसान उसके बारे में क्या सोच रहा है या क्या बोल रहा है। हैबिट 2,
बिगिन विद द एंड इन द माइंड। एक बात बताइए, आपकी लाइफ की सबसे जरूरी चीज क्या है? अपने माइंड में एंड को लेकर शुरुआत से। हमारा मतलब है कि आपके सारे एक्शंस, आपकी वैल्यूज आपके पर्पस से मैच होने चाहिए। आपको आपका फाइनल गोल, आपका डेस्टिनेशन पता होना चाहिए ताकि आपका हर स्टेप उसी की तरफ जाए। हम कई बार बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। हमें आए दिन किसी न किसी चीज के लिए कंसर्न होना पड़ता है और लाइफ के इतने चैलेंजेस की वजह से हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। होता है ना, जैसे कि आपको अपने बच्चों का ध्यान रखना पड़ता है, उन्हें हर चीज प्रोवाइड करानी पड़ती है और आप इसे पाने के लिए इतना हार्ड वर्क करते हैं कि उन्हीं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। आप ये भूल जाते हैं कि मटेरियल चीजों से ज्यादा उन्हें आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। तो आज से अगर आप अपने बच्चों को सच में प्यार करते हैं तो उन्हें हर दिन ये शो कराइए, उन्हें बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। आपकी बातों और आपके एक्शंस में उनके लिए ये प्यार झलकना चाहिए और आपका यही बिहेवियर आपके पेरेंट्स और उन बाकी लोगों के साथ होना चाहिए जो आपकी लाइफ में बहुत मायने रखते हैं। बिगिन विद द एंड इन द माइंड से मतलब है ये जानना कि आपके लिए सबसे ज्यादा वैल्यूबल क्या है। वो आपके अपने लोग हो सकते हैं या फिर प्रिंसिपल जिन पर आपको पूरा यकीन है। अगर आप कुछ ऐसा करते हैं जो आपके प्रिंसिपल से मैच नहीं करता तो सोच लीजिए आप एक इनइफेक्टिव इंसान बन रहे हैं। मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं, मगर इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर जाकर आप टूल्स लेंगे। अगर मान लीजिए आपके घर में बच्चे हैं तो आपके घर का हर कोना चाइल्ड फ्रेंडली होना चाहिए। और अगर आप कुकिंग का शौक रखते हैं तो आपको अपनी किचन अपग्रेडेड रखनी पड़ेगी। तो अब आप समझे, किसी भी काम को शुरू करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में तैयार होना चाहिए। जैसे अगर आप अपना घर अच्छे से प्लान नहीं करेंगे तो इसे प्रॉपर्ली कंस्ट्रक्ट करना मुश्किल हो जाएगा और लास्ट में आपको इसे रिपेयर कराने में फालतू पैसे खर्च करने होंगे। ऐसे ही लाइफ में हर चीज प्लानिंग मांगती है और इसी तरह एंड को माइंड में रखकर चलने की शुरुआत होती है। ये सोच कि आपको सबसे पहले क्या करना है और उससे पहले ये श्योर कर लेना कि वो आपकी वैल्यूज के साथ फिट हो सके। अच्छा, एक बात और बताइए, क्या आप सबसे ज्यादा ऑनेस्टी को वैल्यू करते हैं या फिर आप रिस्पेक्ट की ज्यादा वैल्यू करते हैं? सोचिए और इसी बात को ध्यान में रखकर अपनी दिन की शुरुआत करें। अपने वैल्यूज पर पूरा यकीन रखें ताकि आपकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आए आप उन्हें वैल्यूज के साथ फेस कर सके। हैबिट 3, सबसे पहले जरूरी चीजें करें। सबसे पहले जरूरी कामों को करने का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट से नहीं, ये सेल्फ मैनेजमेंट भी है। इंसान होने के नाते हम सब सेल्फ अवेयर होते हैं और यही चीज हम सारे लिविंग थिंग्स को सुपीरियर बनाती है, क्योंकि सिर्फ हम इंसान ही खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं और जब हमें लगे कि हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। जब हमें बहुत सारे काम करने होते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए। कुछ लोग प्लानर्स की हेल्प लेते हैं ताकि उन्हें याद रहे। कुछ लोग टू डू लिस्ट और बॉर्डर्स बनाते हैं ताकि उन्हें जरूरी काम याद रहे। लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि इन सब के बाद भी हम अपने बहुत सारे जरूरी काम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर आपकी प्रायोरिटीज पूरी नहीं हो पाती तो सेल्फ डिसिप्लिन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम है कि आपने अपनी प्रायोरिटीज को दिल दिमाग में बिठाया ही नहीं। आपने ये सोचा ही नहीं कि आपकी टॉप प्रायोरिटीज क्यों हैं और क्यों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सोचिए जरा इसके बारे में, ये आपको और ज्यादा मोटिवेट करेगा। और एक्चुअल चैलेंज टाइम को मैनेज करना नहीं, खुद को मैनेज करना है। सबसे पहले जरूरी चीजें करें और इस बात का मतलब है कि अपनी प्रायोरिटीज को पहले नंबर पे रखें। इसका मतलब ये भी है कि जरूरत पड़ने पर आप ना बोलना सीखें। जब आपके पास करने को ढेर सारा काम हो तो उन टास्क को ना बोलिए जो आपकी प्रायोरिटीज का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सैंड्रा को एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट का चेयरमैन बनने को बोला गया, मगर उसके पास पहले ही इम्पोर्टेंट टास्क थे, मगर प्रेशर में आकर उसने हाँ बोल दिया। फिर सैंड्रा ने अपनी पड़ोसी कोनी से पूछा कि क्या वो भी इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहेगी। सैंड्रा की बात सुनकर कोनी ने कहा, सैंड्रा, ये प्रोजेक्ट काफी मजेदार लग रहा है, मगर कुछ रीजन से मैं इसे प्रायोरिटीज पर नहीं कर पाऊंगी, मगर सच में तुम्हारे इस इनविटेशन को मैं अप्रिशिएट करती हूँ। उसके बाद सैंड्रा को लगा कि जैसा कोनी ने किया उसे भी वैसा ही करना चाहिए था। वो भी तो पोलाइटली ना बोल सकती थी जब उसे चेयरमैन बनने के लिए बोला गया था। ये प्रोजेक्ट कम्युनिटी के लिए है। अच्छा था
मगर कोनी को अपनी टॉप प्रायोरिटीज मालूम थी, इसलिए उसने ना बोला। उसके पास करने के लिए दूसरे जरूरी काम थे और इसलिए उसने पोलाइटली ना बोलने की हिम्मत की। अगर आप भी प्रायोरिटीज अपने दिल और दिमाग में अच्छे से प्लान कर लेंगे तो आपके लिए बाकी चीजों को ना कहना आसान रहेगा और आप अपने जरूरी कामों को आसानी से टाइम पर पूरा कर पाएंगे। तो अब आप समझे, सेल्फ डिसिप्लिन से ज्यादा जरूरी है आपके पास वो पावर हो जिससे आप जरूरी कामों को सबसे पहले निपटा सके। हैबिट 4, थिंक विन विन। विन विन एक ऐसा सोल्यूशन है जो आपको और उन लोगों को जिनसे आप इंटरैक्ट करते हैं काफी बेनिफिट देगा। जब भी आपके फैमिली या फिर कलीग्स के साथ कोई इश्यूज होते हैं तो आपको कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना ही पड़ता है जिससे सबका भला हो, है ना। विन विन एक बेस्ट सोल्यूशन है। अगर कोई जीतता है और दूसरा हारता है तो इससे एक लंबा और मजबूत रिश्ता कभी नहीं बन पाता। चलिए इमेजिन कीजिए कि आपके कलीग से डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि जो भी प्रॉब्लम है उस पर खुलकर बात कीजिए। उसका कोई ऐसा सोल्यूशन निकाले जिससे दोनों के लिए सही हो। हाँ, लेकिन आपके कलीग को खुद पर हावी ना होने दे और आप भी उस पर हावी होने की कोशिश ना करें और कुछ ऐसा करें जिससे आप दोनों का रिश्ता बैलेंस हो और दोनों की जीत हो। इस तरह से आपका और आपके कलीग का कोऑपरेशन रहेगा जिससे आप एक टीम की तरह काम कर सकते हैं और एक दूसरे के साथ कम्पीट करने से ये ज्यादा अच्छा है। अब इमेजिन करिए कि आप बॉस हैं और आपके किसी एम्प्लॉय के साथ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ही बात ऊपर रहेगी क्योंकि आपका एम्प्लॉय अपनी जॉब की वजह से आपके सामने चुप ही रहेगा। एक बॉस होने के नाते आप बेशक आर्ग्यूमेंट में उससे जीत सकते हैं, मगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो ये आपकी हार होगी क्योंकि अपने एम्प्लॉयज को नीचा दिखाकर आप उन्हें मोटिवेट नहीं कर सकते। वो आपके लिए काम तो करेंगे मगर मन मारकर, तो कुल मिलाकर नुकसान तो आपका ही हुआ, है ना। कॉम्प्रोमाइज करना हमेशा अच्छा ही होता है, फिर भले ही आप बॉस क्यों ना हो। आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपनी पोजीशन का इस्तेमाल ना करें। अपने एम्प्लॉयज को खुश रखने की आप ज्यादा कोशिश करें क्योंकि इसमें आपका ज्यादा फायदा है। अगर आप हमेशा विन विन सिचुएशन सेटल करते हैं तो आपके एम्प्लॉयज ज्यादा इफेक्टिव होंगे और ये आपकी कंपनी के लिए भी फायदेमंद होगा और साथ ही आपको लोगों को बार बार हायर करके उन्हें ट्रेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक बात और, ये विन विन सिचुएशन सिर्फ वर्क प्लेस पर ही नहीं अप्लाई होती बल्कि ये रिलेशनशिप में भी एप्लीकेबल है। जब भी आप अपने किसी पार्टनर, आपके बच्चे, दोस्त या पड़ोसियों के साथ डिसएग्रीमेंट में हो तो विन विन सिचुएशन के बारे में सोचे और फिर आप देखिएगा कि आपके रिश्तों में भी किस तरह से और भी ज्यादा प्यार और ट्रस्ट आएगा। ऑल द बेस्ट। हैबिट 5, पहले खुद दूसरों को समझने की कोशिश करें, फिर दूसरों से उम्मीद करें कि वो आपकी बात को समझे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपको याद है कि लास्ट टाइम कब किसी ने आपसे अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर की थी और क्या आपने उसे एडवाइस देने से पहले उनकी फीलिंग्स को समझा था? सोचिए, पहले आप दूसरों की फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए, फिर उनसे उम्मीद करें कि वो आपकी बात समझे। किसी भी अच्छे कम्युनिकेशन का यही तरीका होता है। अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा, हम अपनी राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और लिसनिंग के जरिए कम्युनिकेट करते हैं। बचपन से ही हम लिखना, पढ़ना, बोलना सीखने में सालों लगा देते हैं, लेकिन किसी की बात को सही ढंग से सुनने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं है। किसी के साथ भी कम्युनिकेट करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि गुड लिसनिंग वो होती है जब हम खुद को सामने वाले की सिचुएशन में रख कर सोचते हैं। तब आप सही तरीके से समझ पाएंगे कि वो इंसान कहना क्या चाहता है। जब आप सुनते ही नहीं तो आप उस इंसान की बात समझे बगैर रिप्लाई करने लगते हैं, मगर जब आप समझने की कोशिश करते हैं तभी आपको पता चलता है कि वो इंसान असल में कैसा फील कर रहा है। और जब आप इस तरीके से किसी की बात सुनेंगे तब जाकर आप उस इंसान को कुछ अच्छी एडवाइस दे पाएंगे या उनकी सच में कोई हेल्प कर पाएंगे। चलिए आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक आदमी किसी ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गया। कुछ विजन की प्रॉब्लम थी उसे। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट को बताया कि उसे क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो उस ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उससे क्या किया, उसने उसे अपना चश्मा दे दिया। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने कहा कि इसे पहन लो, मैं पिछले 10 सालों से यही चश्मा लगा रहा हूँ और मुझे बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। मेरे पास एक जोड़ी एक्स्ट्रा है घर पर,
तो ये वाला तुम पहन लो। उस आदमी ने ऑप्टोमेट्रिस्ट की बात मानकर चश्मा लगा लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि उसे और धुंधला दिखाई देने लगा। ये बहुत अच्छे ग्लासेस हैं, तुम कोशिश करो ढंग से देखने की, ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उससे कहा। आदमी ने फिर से ट्राई किया, मगर उसकी लाख कोशिशों के बावजूद भी ऑप्टोमेट्रिस्ट के चश्मों से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऑप्टोमेट्रिस्ट ने उससे कहा कि तुम पॉजिटिव होकर सोचो और फिर तुम्हें दिखाई देगा। आदमी ने कहा ओके, लेकिन मुझे पॉजिटिवली भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ये बात सुनकर ऑप्टोमेट्रिस्ट अपसेट हो गया, क्योंकि आखिरकार तो वो उस आदमी की मदद करना चाहता था। अब उसे लगा कि शायद वो आदमी झूठ बोल रहा है और अनग्रेटफुल है। हम भी कई बार ठीक इसी तरह ऑप्टोमेट्रिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। हम यही कहते रहते हैं कि अगर तुम्हारी जगह मैं होता, या मेरी बात मान के तो देखो, लेकिन हम कभी भी ये ट्राई नहीं करते कि वो आदमी एक्चुअली फील क्या कर रहा है। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो इंसान हम पर कभी यकीन नहीं करता और ना ही कभी दोबारा हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आता है। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें समझने की कोशिश करें। ऐसा करके आप उनका ट्रस्ट जीत सकेंगे और उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि आपके एक्शंस के पीछे कोई मोटिव नहीं है, बल्कि आप सिर्फ उनकी हेल्प करना चाहते हैं, और फिर वो भी आपको समझना शुरू कर देंगे। हैबिट 6, सिनर्जाइज। सिनर्जी का मतलब है द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। यानी जब एक आदमी दूसरे की मदद करता है तो दोनों साथ मिलकर बहुत कुछ अकम्प्लिश कर सकते हैं। जब एक टीम का मेंबर दूसरे टीम के मेंबर के साथ मिलकर काम करता है तो वो दोनों मिलकर एक अकेले इंसान के मुकाबले बहुत ज्यादा अचीव कर सकते हैं। जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कैलामिटी जैसे आग, तूफान या अर्थक्वेक होता है तो लोग सिनर्जाइज होते हैं, यानी एक साथ मिलकर काम करते हैं। वो मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करने के लिए आगे आते हैं। तब लोग अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं। मुश्किल सिचुएशन में लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते हैं और सब तुरंत मिलजुल कर सरवाइव करने के लिए सोचते हैं। सिनर्जी का मतलब कोऑपरेट या कोलैबोरेशन भी है। इसका मतलब साथ मिलकर चलना और कंबाइन एफर्ट्स भी है। चाहे कोई भी ग्रुप हो, अगर आपस में सिनर्जी होगी तो इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि सिनर्जी हमारी लाइफ में हर रोज नहीं होती। लोग आपस में अपने डिफरेंसेस दूर करना ही नहीं चाहते। उन्हें ये बड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि हर किसी का एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हम सब इस दुनिया को एक अलग नजर से देखते हैं, लेकिन हमें ये समझना ही होगा कि दुनिया को देखने का हमारा नजरिया लिमिटेड होता है, इसलिए हमारी सोच भी लिमिटेड होती है। हमें दूसरे लोगों को जानने और उनके एक्सपीरियंसेस को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। आप कह सकते हैं कि ये किसी ऑप्टिकल इल्यूजन की तरह है। जैसे हो सकता है कि मुझे कोई यंग लेडी नजर आ रही हो, लेकिन वहीं आपको वो कोई बुजुर्ग महिला दिख रही हो। हम दोनों ही उस इमेज को डिफरेंटली इंटरप्रिटेट कर रहे हैं, हालांकि हम दोनों ही अपनी जगह पर सही हैं। तो इस बात पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। बेहतर होगा सिनर्जाइज करना, और सिनर्जाइज करने के लिए हमें एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना ही पड़ेगा, और इस तरीके से हम एक बड़ी पिक्चर देख सकते हैं। सिनर्जी का मतलब है कोऑपरेशन। इसका मतलब है अपने डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना और एक दूसरे के विचारों की कदर करना। ये कभी साबित करने की कोशिश ना करना कि बस आप ही सही हैं, दूसरा बंदा गलत है। उस इंसान के नजरिए को भी समझने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और उससे कोई नुकसान नहीं, है ना? बहसबाजी करने से बेहतर और भी कई ऑल्टरनेटिव्स हैं। जब आप किसी दूसरे के व्यूज की रिस्पेक्ट करने लगते हैं तो उनके साथ मिलकर काम करना आसान हो जाता है। और वैसे भी साथ मिलकर काम करने से आप कई सारी नई और अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ से मेरा मतलब है कि अपने सबसे बड़े एसेट को शार्पन करें, यानी हमेशा कुछ नया सीखते रहें। और आपका सबसे बड़ा एसेट आप खुद हैं। आपको रेगुलरली खुद को ही रिन्यू करना पड़ेगा। अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, सोशली और इमोशनली। आप रेगुलर एक्सरसाइज से खुद को रिन्यू कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि आप जिम जाएं या फिर महंगे इक्विपमेंट्स ही खरीदें। आप घर पर ही सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप रन कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं या फिर रैपिड वॉक भी कर सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करना चाहते तो स्लो तरीके की कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं और फिर आप देखिएगा कि आपकी बॉडी कैसे इम्प्रूव हो रही है। इसी तरह आपको अपने स्पिरिट को भी रिन्यू करने की जरूरत है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कई बार होता होगा कि जब आपको लगता होगा आप पूरी तरह से थक चुके हैं, है ना? आई नो, रोजमर्रा के चैलेंजेस से हम बेहद थक जाते हैं, तो हमें खुद को इंस्पायर रखने की बहुत जरूरत है।
और ये आप म्यूजिक, बुक, रेडियो या फिर नेचर के साथ जुड़कर कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी स्पिरिट किस तरह से अच्छा फील करेगी। कभी कभी एक ब्रेक लेना भी जरूरी होता है ताकि आप खुद को टाइम दे सके और अपने बारे में सोच सके। हम जब यंग होते हैं तो हमारा दिमाग खुद ही अपनी एक्सरसाइज कर लेता है, लेकिन एक बार स्कूल खत्म करने के बाद हम शायद ही कोई बुक पढ़ने या टाइम निकाल पाते हैं कुछ ऐसा नया सीखने के लिए। लेकिन लर्निंग सिर्फ स्कूल तक ही लिमिट नहीं होनी चाहिए। हमें खुद को इसके बाद भी एजुकेट करते रहना चाहिए। अपने डेली रूटीन के कामों से हटकर कुछ नया ट्राई करना चाहिए। खुद को चैलेंज करते रहिए, जैसे कि आप कम से कम महीने में एक बुक तो जरूर पढ़ सकते हैं। और जो लोग बहुत बिजी हैं और बुक नहीं पढ़ सकते, उन्हीं के लिए हमने गीगल ऐप बनाई है। इस बात पर एक लाइक तो बनता है ना? हमारे सोशल और इमोशनल एस्पेक्ट्स एक दूसरे के साथ क्लोजली जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे इमोशंस लोगों के साथ इंटरेक्ट करने से ही पैदा होते हैं। हमें दूसरों के साथ अपने रिलेशनशिप्स इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। तभी तो कहा गया है अर्न योर नेबर्स लव, यानी अपने पड़ोसियों से प्यार करें। अगर आप एक काइंड नेचर पर्सन हैं, तो यकीन मानिए आप लंबी और खुशहाल लाइफ जिएंगे। चलिए अब इमेजिन कीजिए कि आप जंगल में वॉक पर गए हो और आपको वहाँ एक आदमी नजर आता है जो एक छोटे से पेड़ को काट रहा है। आप देखते हैं कि वो आदमी काफी थक गया है, तो आप उससे पूछते हैं कि वो कितनी देर से ऐसा कर रहा है। आदमी कहता है 5 घंटे हो गए और अब मैं थक कर चूर हो गया हूँ। ये बड़ी मेहनत वाला काम है। तो आप उस आदमी को ये सलाह देंगे कि उसे कुछ मिनट के लिए ब्रेक लेना चाहिए और हो सकता है कि उसकी आरी को शार्पन करने की जरूरत है। और आप उससे ये भी कहते हैं कि मुझे यकीन है कि इससे आपका काम तेजी से हो जाएगा। मगर वो आदमी मना कर देता है। वो कहता है कि मैं इतना बिजी हूँ कि मेरे पास 100 शार्पन करने का टाइम नहीं है। अब जैसे किसी भी चीज को इफेक्टिवली कट करने के लिए आरी यानी 100 की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह खुद को और भी इफेक्टिव बनाने के लिए हमें अपने एसेट्स को भी शार्पन करने होंगे। आपको टाइम निकाल कर खुद को रिन्यू करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टूल आपकी लाइफ में जरूरी है वो तो आपके पास हैं, बस उन्हें टाइम टाइम पर शार्पन करने की जरूरत है। और भूलिएगा नहीं, आपके एसेट्स है आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल, तो उन्हें शार्पन करना कभी ना भूलें। तो ये थी हाईली इफेक्टिव लोगों की वो 7 अच्छी हैबिट्स। हैबिट नंबर 1, प्रोएक्टिव बने। हैबिट नंबर 2, एंड को ध्यान में रख कर ही किसी नए काम की शुरुआत करें। हैबिट नंबर 3 है कि सबसे पहले जरूरी चीजों की प्रायोरिटी सेट करें। हैबिट नंबर 4, विन विन सिचुएशन सोचे। हैबिट नंबर 5 कि अपनी बात समझाने से पहले दूसरे की बात समझने की कोशिश करें। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। और लास्ट में हैबिट नंबर 7, अपने एसेट्स को शार्पन करें। हैबिट नंबर 1, 2 और 3 आपको आपके कैरेक्टर इम्प्रूव करने में मदद करेंगे। हैबिट नंबर 4, 5 और 6 दूसरों के साथ आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव करेंगे। और लास्ट में हैबिट नंबर 7 से आप अपनी अच्छी क्वालिटी लाइफ टाइम तक मेंटेन रख सकते हैं। अब जो भी आपने सीखा उसे डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करें। जब कभी भी आप किसी बुरी सिचुएशन में हो तो प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। जब भी आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो तो विन विन सिचुएशन चुनें। और जब आप कोई चीज बार बार करेंगे तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। जैसा कि एसिटो ने कहा है, हम वही बनते हैं जो हम बार बार लगातार करते हैं। और हाँ, याद रखिएगा, एक्सीलेंस कोई एक्ट नहीं बल्कि हैबिट से आती है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये समरी यहाँ खत्म होती है। जय हिंद।